हेलो हाय राधे राधे। मैं हूं आपका अपना टोपी वाला ब्लॉगर भाई। आपका यूट्यूब चैनल टोपी वाला ब्लॉगर भाई में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो बहुत ही फेमस चित्रकार हैं, बहुत ही फेमस फिल्म अभिनेता हैं और बहुत ही फेमस जो है कि समाज सेवी हैं। जी हाँ, देर नहीं करते हुए भेद खोल दे रहा हूं। मऊ जनपद के घोसी तहसील, घोसी थाना के जस्ट बगल में उनका आवास है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे में लीलावती भवन, यही उनका आवास है। और नाम आपको देरी नहीं करते हुए बताना चाहूंगा, श्री जोगेंद्र चौहान जी, जिनको प्यार से लोग जेके आर्ट के नाम से जानते हैं और बुलाते हैं। उन्हीं भैया से मिलके उनके जीवन परिचय को जानेंगे। वो किस तरह से छोटे गांव से निकल करके और गरीबी से जूझते हुए इतना बड़ा मुकाम हासिल किए। अगर हम उनसे बात करते हैं तो खट्टे मीठे सवाल जवाब करेंगे, उसमें हमारे जीवन में उपयोग होने वाली बात, समाज के लिए अच्छाई उभर के आएगी, उसको अमल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आखिरकार उस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए जेके आर्ट से मिलना होगा, उनका छोटा सा इंटरव्यू लेना पड़ेगा। आपको लेके चलते हैं, चलिए हमारे साथ। लीलावती भवन का सुंदर सा जो है कि बोर्ड लगा हुआ है, ये रहा गेट। और सीसीटीवी का भी यहाँ बंदोबस्त है, सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है सुरक्षा की दृष्टि से। और ये आप देख सकते हैं उनके माताजी का और पिताजी का एक सुंदर सा पेंटिंग, इतना सुंदर फोटो फ्रेम है। आइए चलते हैं जिस ऑफिस में जेके सर बैठते हैं, क्या कर रहे हैं, और देख के वहीं पर उनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे। ये देखिए कितना सुंदर सा सारा सिस्टम उनके। ये देखिए श्री अतुल कुमार चौहान जी हैं, जो कि हिंदी और भोजपुरी फिल्म के बड़े एडिटर हैं। और घर पर भी सेटअप है और मुंबई में भी सेटअप है। आइए जेके सर, नमस्कार, कैसे हैं सर? नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल टोपी वाला ब्लॉगर भाई के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, प्रशंसक हैं, चाहने वाले हैं, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, सादर जय भीम। धन्यवाद सर। कई दिनों से आपसे मिलने का प्रयास मेरा था और आज मिल ही लिए, बड़ी खुशी हो रही है आपसे मिलके। सर, मेरे कई लोगों का, दर्शकों का एक सवाल है कि आपके बगल के ही जेके सर हैं, उनसे आप मिलिए, उनके बारे में जानिए। छोटे से गांव से चल के बड़ा संघर्ष किए, एक पेंटर होने के बावजूद भी यहाँ से मुंबई तक तमाम फिल्मों में काम किया। बड़े समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, राजनीतिक मंचों पर भी कहीं कहीं नजर आते हैं। उनसे उनका जीवन परिचय जानते हैं, उनके संघर्ष को आप ब्लॉग के रूप में अपने चैनल पर डालिए, ताकि नए युवा जो हैं आज के, वो दिशा भ्रमित हो गए हैं, उनके काम में आएगा उनका जीवन परिचय। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने जीवन का संघर्ष थोड़ा शेयर कर दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मैं जोगेंद्र कुमार चौहान, मैं जनपद मऊ कोपागंज ब्लॉक का एक गांव है, ग्राम सभा गंगुआबारी, बहुत अति पिछड़ा ग्राम सभा है। और मेरा परिवार किसान परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई गांव पर ही है, अम्बेडकर प्राथमिक विद्यालय गंगुआबारी। मैं वहाँ कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाई किया और कक्षा 6 से 8 तक मैं अंत्योदय जूनियर हाई स्कूल भिखारीपुर में अपनी पढ़ाई किया। फिर वहाँ से किसी तरह से हम लोग हाई स्कूल की पढ़ाई किए जनता इंटर कॉलेज नदवासरा में। जी जी। 1989 में हाई स्कूल पास किए और उसके आगे पढ़ाने की क्षमता नहीं थी हमारे परिवार वालों को, जी क्योंकि हमारे पिताजी की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं थी।
माली हालत बहुत ख़राब थी और हम लोग किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, तो कोई कमाने वाला नहीं था। तो उसके बाद पिताजी ने कहा कि बेटा, आगे की पढ़ाई तो हम नहीं करा पाएंगे, अब आप जी लोग कोई रोजी रोजगार करिए, कुछ टेक्निकल पढ़ाई करिए, जी जी जहाँ से कुछ रोजी रोटी का साधन बन सके। तो हम लोग अपना, चूँकि उस समय तो गांव में हम लोग रहते थे, तो कोई बड़ी शहर को हम लोग देखे नहीं थे, नाम बस सुने थे। जी जी तो हम लोग की नदवा सराय घोषी बहुत बड़ी बात होती थी। जी तो किसी तरह से निकल कर के हम लोग अपने रोजी रोटी के साधन के लिए कुछ पढ़ाई करना चाहते थे। ये तो लालसा थी कि हम लोग कुछ पढ़ लिख करके जी जी कामयाब होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पिताजी के तो निर्देश में तो हम लोग समझ लीजिए कि हम यहाँ तक कि गर्रा माटी भी किए। जी जी और रोज़ अपने साइकिल से जा कर के मैं अहमदाबाद खैराबाद में एक मेरे चाहने जानने वाले थे, उनके साथ रह कर के मैं जो है पावरलूम का भी काम किया, जो साड़ी बुनी जाती है। जी जी पावरलूम भी चलाया हूँ मैं 6 महीना। जी लेकिन हम लोग पढ़ने में थोड़े अच्छे थे, तो हमारे गांव के एक व्यक्ति हैं, बड़े भाई हैं, उन्होंने निर्देश किया कि जोगिंदर, आपको जो है ये काम अच्छा नहीं लग रहा है, जी आप लोग पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, जी तो आप क्यों नहीं कुछ और काम आप सीखिए। जी फिर पिताजी का ही निर्देश हुआ कि बेटा, चूँकि मैं शुरू बचपन से ही कुछ कला बनाता था, चित्रकारी करता था अपने पढ़ाई के दिनों में, जी तो पिताजी इसको समझे कि अगर आप कुछ लिखने पढ़ने का या कलाकारी करने का ढंग आप सीख जाएंगे, जी तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा रहेगा आपके जीवन में, रोजी रोटी का भी साधन हो जाएगा। तो हम लोग इसके लिए भदोही गया, हम भदोही तक गए, फिर और जगह गए। फिर आकर के हम लोग, मऊ तो बहुत दूर की बात थी, मऊ में हम लोग सपना था कि मऊ कहाँ है, जानते, हाँ इतना हम बैग थे। तो साइकिल के माध्यम से और हमारे एक मित्र हैं उनकी वजह से हमें मऊ का रास्ता जो है मिला। जी और वहाँ जा कर के, चूँकि 1989-90 के बाद जो है टीवी का क्रेज़ था, टीवी टेलीविज़न का। जी हम लोगों का एडवाइस हुआ कि भाई आप इलेक्ट्रॉनिक्स सीखिए, जी तो इलेक्ट्रॉनिक्स सीखेंगे तो टीवी बनाना ढंग आ जाएगा, टीवी टेप रिकॉर्ड, तो आप अच्छे मैकेनिक हो जाएंगे, अच्छा कमाई होगा। जी तो उसी के लिए हम लोग गए मऊ में, एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट था, उसमें जो है हमने दाखिला लिया। लेकिन दाखिला की फ़ीस इतनी महंगी थी, 500 रुपये प्रति महीना था, तो हम लोग दे नहीं पा रहे थे। तो पिताजी ने बोला कि इतना फीस तो हम लोग दे नहीं पाएंगे। तो उसमें एक ट्राइसेम योजना होती है गवर्नमेंट की, जी ब्लॉक स्तरीय थी, तो उसमें उसके अधीन जी हम लोगों को एडमिशन मिल पाया। जी जी क्योंकि हम और हमारे चाचा भी साथ में रहते थे, जी तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम काम जो है कुछ सीखना शुरू कर दिए, शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्टीट्यूट जी मऊ में। जी जी तो वहाँ पर जो है जब अपना क्लास 1 साल का था, सीखे जी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो टीवी, कुछ खोलने का ढंग आ गया, बनाने का ढंग आ गया। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। फिर हमारी जिज्ञासा थी, चूँकि चित्रकार बनना चाहता था, तो उसी क्रम में मुझे कोई अच्छे पेंटर या अच्छे किसी कलाकार की ज़रूरत थी, जहाँ मैं रुक करके मैं सीख सकूँ। तो मेरे एक दोस्त हैं मुन्ना प्रसाद गुप्ता, मेरे साथ ही पढ़ते थे इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उन्होंने एडवाइस किया कि एक हमारे जानने वाले हैं मऊ में, जी उनके दोस्त हैं और उनके दोस्त रतन आर्ट हैं, वहाँ आप जा कर के पेंटिंग का काम सीख सकते हैं। तो मैं पता पूछा, ठिकाना पूछा। फिर इसके बाद मऊ में सदर मऊ चौक पे दुकान थी रतन आर्ट। तो मुझे पता नहीं कि चौक कहाँ है, किसको बोला जाता है। उन्होंने बोला कि चौक के बगल में आइएगा, एक गली है वहाँ गली में आएंगे तो आपको जो है सरदार वाली गली, तो रतन आर्ट लिखा होगा या फिर वहाँ दीवारों पे पेंटिंग होगी, आप जान जाएंगे। तो मैं उसी को पकड़ के गया। उस समय इतने संसाधन नहीं थे, ना हमारे पास टेलीफोन था, ना मोबाइल था, ना कुछ था। तो साइकिल से ही आना जाना हाँ, तो हम अपने गांव से 20 किलोमीटर दूरी पर हम प्रतिदिन जो है साइकिल से जाते थे। जी और वहाँ से 7 बजे, 8 बजे, 6 बजे जैसे भी टाइम मिलता था, जी तो हम लोग वापस आते थे। और इस तरह से संघर्ष चलता रहा। हम लोग भी जिज्ञासा थी कि हम कुछ सीखेंगे। तो वहाँ मैं करीब साल भर तक नहीं रह पाया, 6 महीना तक ही मैं रहा। और उसमें काम को मैं कोशिश करता था कि
कैसे मैं सीख लूँ, क्योंकि कोई भी कलाकार जल्दी अपनी कला को, अपनी जानकारी को देता नहीं है। तो मेरा प्रयास रहता था कि मैं कैसे भी लिखूँ, कैसे वो लिख रहे हैं, इतना बढ़िया लिख रहे हैं, इतना बढ़िया चित्र बना रहे हैं, मैं कैसे बना पाऊँगा। तो मैं भी प्रयास करता था, कोशिश करता था, तो करते करते थोड़ा सा जानकारी मिली। और उस समय जो है मऊ जनपद में, चूँकि छात्र संघ का चुनाव था, चुनाव जी के दौरान जो है मुझे कुछ वॉल राइटिंग करने का काम मिला। जी। तो उसी में मैं सीखता था और अक्षर बनाता था, मिटाता था, करता था। तो धीरे धीरे प्रयास जो है करने पर कुछ लिखावट मतलब मैं कर कर पाया। उस समय जो है चुनाव का भी टाइम था, तो 1990 में चुनाव हुआ। तो चुनाव के समय विधानसभा का चुनाव था, तो मुझे भी बैनर पोस्टर लिखने का, कुछ उसी में शेड वगैरह लगाने का काम मिलता था, तो कुछ हाथ चलने लगा। तो ऐसे संघर्ष यहाँ तक आया। इसके बाद चूँकि वहाँ जाने से तो पैसे मिलते नहीं थे, जी काम तो इधर माली हालत ख़राब थी घर की। हम लोगों को आप एक कपड़े ही, हम लोग हाई स्कूल पास करके जो कुर्ता पैजामा घर से मिला था, वो हमारे पास 2 साल तक था, जी। हैं उसी को पहन करके हम लोग अपना ये सफ़र कर रहे थे। फिर ये दिमाग में आया कि नहीं, कुछ जो है कुछ करना पड़ेगा। तो अब अलग से हम लोग जो है जी। अपनी एक दुकान खोलने का मन किया कि हम क्यों ना शहर में आए और हम भी लिखें पढ़ें और 2 पैसा जब हमको आपको मिलेगा। मतलब पेंटिंग करना आ गया, लिखना आ गया, हाँ, कलाकारी आ गई, तो आपके मन में एक ये हुआ कि इससे तो हमारा घर परिवार चलेगा नहीं, एक अपना निजी कुछ दुकान खोलते हैं। बहुत अच्छा तो रहा। पिड़ोल मोड़ पर दुकान हम लोग जो है 1991 में जी खोले। और वहाँ पर सफ़र शुरू हुआ। चूँकि उस समय जो है उम, अब किसी के गढ़ में अपना एक स्थान बनाना बहुत हाँ हाँ, मशक्क़त का काम कंपटीशन होता का। है। तो तमाम बड़े-बड़े पेंटर लोग थे और हम भी उसी में अपना जो है छोटी-सी दुकान चला कर के अपना सफ़र शुरू किए। जी कुछ काम हमारा लोगों को पसंद आया, तो ग्राहक बढ़ते गए और लोग जानने लगे कि भाई जेके आर्ट कोई आया है जो बहुत अच्छे नए स्टाइल में काम कर रहा है, लिखाई पढ़ाई चाहे चित्र बनाने का काम कर रहा है। तो लोगों को पसंद आया, तो धीरे 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 कारवां बनता गया। और बाकी जो है फिर मैं कुछ दिन के बाद मऊ घोसी में आ गया। घोसी सिनेमा हॉल के पास में हमारी दुकान है आज 35 साल से, जेके आर्ट, स्टार गली और विजय सिनेमा के पास में। जी तो चल रहा है। और वहाँ से अ, हमारे साथ लोग जुड़ते गए और हम लोगों का काम भी बढ़ा। और तमाम राजनीतिक लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई। हमारे यहाँ पोस्टर बैनर बनवाने के लिए बड़े बड़े नेता मंत्री लोग आते थे और जान पहचान बहुत बढ़ी। तो ऐसे चलता रहा सफ़र। और कहीं न कहीं जो है हम लोग एक नाम एक होने लगा कि भाई जेके आर्ट है जो काम अच्छा करता है। तो इसी बीच में हमारे एक, अब तो वो नहीं रहे इस दुनिया में, स्वर्गीय बालकृष्ण चौहान जी जो हमारे घोसी के सांसद हुआ करते थे, उनसे हमारी जान पहचान हुई। वो अपना राजनीतिक करियर बनाना चाहते थे। तो बोले कि भाई चौहान साहब हमारे साथ जुड़िए और हमारे मंच पर आइए और जो है हमारे लिए कुछ काम करिए, हमारे लिए भी पोस्टर बैनर लिखने का काम है, कुछ करिए। बोला कि बिल्कुल करेंगे सर। तो सफ़र शुरू हुआ। इसके बाद जो उन्होंने चौहान बौद्धिक मंच बनाया, तो मुझे बैनर लिखने का काम मिला, मैं काम किया। फिर इसके बाद वो बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किए। तो घोसी सॉरी ये मऊ में सोनी धापा के मैदान के पास जो रेलवे का मैदान है, उसी मैदान में एक कार्यक्रम था जिसमें मान्यवर कांसीराम आने वाले थे और बहन जी आने वाली थी। तो उसी कार्यक्रम को लेकर के महीनों दिन से तैयारी हो रही थी। तो चूँकि डिजिटल का ज़माना तो अब है, उस समय था नहीं। हम लोग हाथ से काम करते थे। तो उसी में हमको जो है एक सुश्री बहन कुमारी मायावती जी की एक पेंटिंग बनाने का मौका मिला और मान्यवर साहब का पेंटिंग बनाने का मौका मिला। तो उन लोग की पेंटिंग जो है मैं 20-20 फीट लंबा जो है मैं हम्म। कटआउट बनाया था बोर्ड पे, जो हार्ड बोर्ड होता है उस पे बनाया। और बड़ी सराहना हुई उस कार्यक्रम में। ये हमारी पेंटिंग्स जो है लगी थी। तो उस पेंटिंग के समय जो है हमारी पेंटिंग को देख करके उस समय जो वन राज्य मंत्री थे लालजी चौहान जी, जी तो बुलाए मंच से और हमको जो है वही डाक बंगला जो मऊ का है पीडब्ल्यूडी का, उस बंगले में बुला करके मुझे इनाम दिए कि चौहान बहुत अच्छा आपने बनाया है बहन जी की और मान्यवर साहब की पेंटिंग।
तो ऐसे ही अब लोग जानने लगे, पहचानने लगे और अपना भी अच्छा लगा कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। तो चित्रकारी की दुनिया में आपका वहीं से जो है कि हम्म, उछाल हुआ हम्म, और इस कदर उछाल हुआ कि सिनेमा हॉल पे आपके नाम से हम्म, जेके आर्ट गली का नाम पड़ गया। हम्म। लेकिन हमारे एक दर्शक का ये भी सवाल है, उनसे आप पूछिएगा इंटरव्यू में कि चित्रकारिता करते हुए इसमें आगे बढ़ते हुए जब नाम गाम हुआ तो किस तरह से फिल्मों का ख्याल आया मन में और फिल्मों में भी धड़ाधड़ वो ऊंचाई पे ऊंचाई पाते गए, एक मुकाम हासिल किए और काफ़ी ऊंचाई के शिखर पे उनका नाम जाना जाता है भोजपुरी फिल्मों में। तो हम यही जानना चाहें कि इतना मुश्किल मोड़ कैसे आपने तय किया? बिल्कुल सही सवाल आप किए हैं। मैं चूँकि मेरी दुकान जो है विजय सिनेमा हॉल के पास में थी। इतना करीब सिनेमा हॉल होने के बावजूद भी हम लोग फ़िल्मों के तरफ रुझान कुछ नहीं था, फ़िल्म नहीं देखते थे। लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जिससे आदमी प्रभावित होता है। जी। प्रभावित होकर के फिर जो है उसको उस काम को करना चाहता है और दिल से करना चाहता है। तो इसी क्रम में जो है करीब 2004-5 की बात है। जी। जी। एक फ़िल्म बनी थी, ये मधुबन में। फ़िल्म का नाम है टूट गया सपना हमारा। उस फ़िल्म में एक जो है विलेन की भूमिका किए थे, मैं नाम बाद में बताऊँगा। तो वो उस संयोग से कैसेट रिलीज़ हुई। कैसेट रिलीज़ हुई और वो कैसेट मेरे पास थी जी। और उस समय सीडी का ज़माना था। सीडी डीवीडी। हाँ, सीडी डीवीडी बाद डीवीडी। में आई। तो हाँ। उसको हम लोग जो अपने टीवी में लगाकर देख रहे थे। तो उसमें कुछ लोगों का परिचित चेहरा था, चूँकि मैं बिल्कुल अननोन था सिनेमा फ़ील्ड से। तो उसमें एक चेहरा था विलेन जो उसमें एक सीन थी, हम लोग देख रहे थे। तो हमारे बगल में एक दोस्त बैठे थे, हमारे बड़े अजीज़ हैं, ब्रिजेश कुमार सिंह, वो खनिगा के रहने वाले हैं। तो वो कहे कि अरे ये तो मेरे फूफा के लड़के हैं जो विलेन बने हैं। मैं बोला कि कौन, जानते हैं आप इनको? बोले कि हाँ, ये इनका नाम सत्यप्रकाश सिंह है, इनका घर बैरी लाट घाट के पास में है, जी। ये हमारे रिश्तेदार लगते हैं। जी। और उसमें सत्यप्रकाश जी जो है विलेन का रोल काम किए थे। तो मुझे बड़ी जिज्ञासा हुई कि अरे भाई, ये तो बहुत अपने करीबी मामला है और इसमें टीवी में दिखाई दे रहे हैं। और मुझसे अब रहा नहीं गया, मैं बोला कि यार मिलवाओ आप मुझसे इनसे, भैया से मैं मिलना चाहता हूँ। बड़ी जिज्ञासा बढ़ गई। तो मुझे वो बताए और फ़ोन नंबर से संपर्क हुआ। तो हम लोग लाट घाट गए। लाट घाट में सत्यप्रकाश भैया की जो है एक ऑफिस है, नटराज कंप्यूटर करके। हम लोग वहाँ गए, मिले। तो वो लोग एक फ़िल्म को लेकर के तैयारी कर रहे थे, डायरेक्टर जी। वगैरह सब लोग आए थे, बैठे थे। तो बात होने लगी और बड़े दिलचस्प आदमी हैं और बहुत सिनेमा के प्रति उनका जो बहुत लगाव रहता है। तो उसी बीच में मुलाकात हुई तो हम बड़े उनसे प्रेरित हुए। और फिर अगला उनको ये जो है कुछ काम करने वाले थे, तो उसमें मौका मिला कि नहीं, आप कुछ काम, इसमें मौका मिल सकता है। तो हम एक छोटा सा मौका मिला, एक कुछ साइड रोल मिला मुझको। लेकिन उन्होंने बताया कि इस साइड रोल से काम नहीं चलेगा, आपको ये रोल करने के लिए सीखना पड़ेगा। जी। तो थिएटर ग्रुप आपको ज्वाइन करेंगे तो आपको थिएटर की निखार बारीकियाँ आएगा। मिलेगी और कला को अच्छे से समझ पाएंगे। तो तब से मेरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया। और चूँकि वहीं पास में जोकहरा है और जोकहरा में रामानंद सरस्वती पुस्तकालय है, जहाँ पे रंगमंच भी जो है किया जी। जाता है। वहाँ वहाँ के बहुत कलाकार हैं जो बड़े सीनियर हैं, बॉम्बे में है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, जगह अपना काम कर रहे हैं। तो वहाँ गया मैं तो बड़ा अच्छा लगा। वहाँ पे हमने थिएटर ज्वाइन किया और नीलिमा थी डायरेक्टर जो दिल्ली से आई हुई थी। और उनके कई हम लोग जो है वर्कशॉप किए थिएटर को। और वहाँ गिरगिट नाटक किए, गड्ढा किए, इनकलाब जिंदाबाद किए। तो इस तरह से कई नाटक जो है मैं पार्टिसिपेट किया। और नाटक की तैयारी कैसे होती है, सब इसका वर्कशॉप मुझे एक एक महीना का मुझे काम मिला, मैं किया। तो मुझे लगा कि हम लोग अभी तक तो हाई स्कूल इंटर पढ़ के आए हैं जी। हैं लेकिन ये पढ़ाई कोई पढ़ाई नहीं है। जब हम थिएटर ज्वाइन किए, थिएटर देखे, उसकी बारीकियों को सीखे और जीवन में एक कलाकार का क्या महत्वपूर्ण स्थान होता है,
इसको समझे और एक इंसानियत क्या होती है उस रंगमंच के माध्यम से ही मुझे पता चल पाया। और आदमी अपने जीवन को कितना बेहतर जी सकेगा ये सब हमें जो है रंगमंच ही सिखा पाएगा। और वहाँ जाने के बाद मैं सीखा कि अभी तक तो हम कुछ नहीं पढ़े थे, यहाँ आने के बाद हमें क्या कहना है, क्या पढ़ना है, कैसे लोगों से बात करना, कितना आत्मविश्वास है हमारे पास, क्या अपने जीवन में कर सकते हैं, ये आत्मविश्वास जो है नाटक के बाद ज़्यादा बढ़ गया। तो उसके बाद फिल्मों की तरफ रुझान हुआ। तो फिल्म में कोई अपना जानने वाला है नहीं, कोई गार्ड तो है, गॉडफादर कोई है नहीं अपना। हम्म। तो लेकिन सत्यप्रकाश जी एक दो फिल्में किए थे और इनको भी बहुत शौक था कि मैं सिनेमा के फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा काम करूं। तो उन्हीं के माध्यम से मुझे कई फिल्मों में ऑफ़र मिला। तो उनके साथ मैं जुड़ा और जुड़ करके हम लोग बॉम्बे तक का सफ़र किए। तो उनके जानने वाले अजय श्रीवास्तव जी जो भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनका उनका बहुत पुराना संबंध था और उनके साथ उनकी फिल्म आई थी नथुनिया पे गोली मारे। अजय श्रीवास्तव की पहली इंडिपेंडेंट फिल्म थी, तो जिसके लिए हम लोगों को गुजरात जाना पड़ा और वहाँ उसकी शूटिंग हुई थी राजपीपला में। तो उमरगांव में। तो मैं सत्यप्रकाश जी के साथ जो है बॉम्बे तक का सफ़र किया। वहाँ हम लोग 2-3 साल लगातार रहे, फ्लैट लिए थे, वहाँ रहते थे और स्ट्रगल करते थे। रोज़ फिल्म फिल्म में गए तो किसी से परिचय हुआ, उनके माध्यम से कोई दूसरी फिल्म मिली, उनके माध्यम से कोई तीसरी फिल्म मिली। तो इसी तरह से जान पहचान बढ़ते गए और वहाँ पे हम लोग लगातार बैक टू बैक जो है छोटे छोटे रोल ही मिलते थे। जैसे नथुनिया पे गोली मारे किए, इसके बाद अपनी एक फिल्म आई थी अ, देवरा पे मनवा डोले, भैया की साली ओढ़निया वाली। हम्म। और वो प्रेमांशु सिंह डायरेक्टर थे और उनके साथ फिर हम लोग जो है खेसारी लाल यादव की पहली फिल्म 2011 में साजन चले ससुराल किए। तो हम 2007 से सिनेमा के फील्ड में आए और 8, 9, 10 ये हम लोगों का सीखने का ही तो हमेशा क्रम चल रहा है। लेकिन उसके बाद से हम लोग थोड़ा सा प्रोफेशनल फिल्में भी मिलने लगी, लोग जानने लगे और इंडस्ट्री के सभी बड़े कलाकारों के साथ जो है हम लोग प्ले कर रहे हैं। और इस तरह से सफ़र चलता रहा तो एक लोकप्रियता भी बढ़ती रही अपने समाज। यहाँ पे घोसी में, मऊ में, यहाँ के लोगों में कला की भावना पैदा हुई और एक जुड़ना शुरू किए लोग। कलाकार जो है बनने की सबकी इच्छा होती है कि मैं भी सिनेमा में आऊँ, थिएटर में आऊँ। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो जो शून्यता थी 2007-8 उसके बाद जो है घोसी में कलाकारों का और चाहे मऊ जनपद तो बहुत पहले से ही विस्तृत थे, लेकिन कहीं न कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं। तो इसमें कलाकारों का रुझान जो है सिनेमा के प्रति बहुत बड़ा, इसमें हम लोग भी लगातार जुड़ करके काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा पहले से ही बिजनेस एक तरह से व्यवसाय मान के चलिए, हमारा जो पेंटिंग का काम चलता रहता है। तो हम सिनेमा भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, समाज से जुड़े हैं और यही कारवां जो है धीरे धीरे चलता आ रहा है। तो भाई चूँकि अम्बेडकर साहब ने कहा था ना, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि संगठित हो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। तो हम लोग कहीं न कहीं जो है अ, ये उस उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर जो है हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। और परिवार के लोगों से भी, चाहे हमारे जितने भी मित्र हैं, हमारे भाई हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग, तो कहीं न कहीं एक दूसरे को सीख कर के ही आदमी अपने जीवन की यात्रा को करता है, एक दूसरे से सबक लेता है। जी, इस समय जो कि सारे हॉल धीरे धीरे एक पर एक बंद होते जा रहे हैं और फिल्में भी बनना पहले की अपेक्षा थोड़ा कम हो गई हैं। इस समय के युवा युवती जो फिल्मों के तरफ रुख करना चाहते हैं, उनके लिए अपना कुछ एक्सपीरियंस बताइए, गाइडलाइन दीजिए कि ताकि उसी रास्ते को पकड़ के जाएं तो उनके लिए फिल्मी दुनिया का कैरियर जो है कि उज्जवल होगा और सटीक सही रहेगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि 2012 में घोसी का सिनेमा हॉल बंद हो गया। यानी कि जो सिनेमा का एक दौर था, हम अपने जब घोसी में शुरुआत में आए 89-90 में, तो बुकिंग पे लाइन लगी रहती थी। हमसे लोग सिफारिश करते थे कि भैया हमारा टिकट की व्यवस्था करा दीजिए, चूँकि आपके सिनेमा हॉल के पास में ही रहते हैं, आपका जान पहचान है। वो दौर हमने देखा है।
मैं टिकट हम लोग लेकर आते थे, ब्लैक टिकट बिकता था। कितना लोग फिल्मों के प्रति कितनी दीवानगी थी, दिलचस्पी थी। तो अब जब डिजिटल आ गया ज़माना, तो डिजिटल में हर कुछ सबके करीब आ गई मोबाइल। तो मोबाइल के वजह से भी हमारे कितने भी थिएटर है जो सिनेमा हॉल थे, बंद हो गए। क्योंकि असली सिनेमा का मज़ा तभी था जब थिएटर में हम देखते हैं। फ़िल्में तो हमारी बहुत है, लेकिन हमारी देखिए 2 ही 3 फ़िल्में आई थी। खेसारी लाल जी के साथ में आई थी साजन चले ससुराल, नथुनिया पे गोली मारे, और भैया की साली ओढ़निया वाली। तो हम लोग थिएटर में फ़िल्में आई तो हम लोग के छोटे-छोटे रोल ही बहुत सराहे गए, कि लोग हम हमारी जान पहचान बढ़ी, कि लोग देखे कि अरे भाई, जेके भाई आप थिएटर में दिखाई दे रहे हैं, बड़े पर्दे पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम उस पर्दे पर आ सके। और आपको मैं बता दूं कि फिल्मों के प्रति जो नए जो जनरेशन है, वो हर कोई स्टार बनना चाहता है और बनना भी चाहिए। बशर्ते क्या है कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है, हमें देखने के लिए कहाँ लोग देख पाएंगे। तो थिएटर बंद हो जाने से अब उसी समय जब हमारे व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आ गए, तो अब सबके हाथ में पूरी जो है दुनिया आ गई। तो अपना किसी की इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती। सिनेमा हॉल जी। बंद हो जाने से कोई जो है न कलाकार बंद हुआ है, न अपना काम करना बंद किया है। ये चल रहा है, बस हमारे तरीके बदल गए हैं। पहले हम फ़िल्म बनती थी फ़िल्म, तो हम लोग को इंतज़ार करना पड़ता था, अरे भैया कहिया लगी, कौने सिनेमा हॉल में लगी। तो हम लोग मऊ, कोपा, घोसी, बनारस कहाँ भी जाते थे देखने के लिए। लेकिन अब तो आपको पता चल जा रहा है कि रिलीज़ होने वाली है, हम इंतज़ार करते हैं, ट्रेलर देखते हैं, अपने मोबाइल में सब देखते हैं। तो अब वो मैं इतना ही कहूँगा कि थिएटर से तो व्यावसायिक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं हमें उसके बदले हमारे सिनेमा का और भी विस्तार हुआ है। पहले 1-2 फ़िल्में हम लोग कभी सुनते नहीं थे कि यहाँ में शूटिंग हो रही है। अब तो रोज़ आज़मगढ़, बनारस, जौनपुर, बस्ती, गोरखपुर, मऊ, हर जगह सुनने में आ रहा है कि यहाँ फ़िल्म की शूटिंग हो रही है। इसके पहले मुझे लगता था कि सिर्फ़ बॉम्बे में शूटिंग होती थी और कुछ बिहार साइड में। बाकी हम आप सिनेमा से बहुत दूर थे। अब डिजिटल आ जाने से हम लोग सिनेमा के प्रति लगाव भी और बहुत उनके करीब हो गए हैं। मतलब कि हॉल जो बड़े पर्दे का हॉल था वो मोबाइल में आ गया, मोबाइल में आ गया। घर घर में हॉल हो गया। फिल्में बनना बंद नहीं हुई हैं और कलाकार आज भी उसी अ, चेष्टा से जो है कि फिल्मों की तरफ दौड़ कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल हमारा ये है कि आपको सामाजिक दृष्टि से समाज सेवा करते हुए बहुत जगह देखा गया है, जो कि गुप्त सहयोग करते हैं, गुप्त दान भी करते हैं, ये मैंने पता लगाया है। तो इसमें आप किस तरह से करते रहेंगे और आने वाले समय में क्या आपका ये जो फंडा है, जो एक तरीका है, कहीं राजनीति पार्टी ज्वाइन करने का तो नहीं ना है? देखिए, कलाकार बहुत ही संवेदनशील होता है, कलाकार बहुत भावुक होता है। तो देखिए क्या है ना कि हम अपने मतलब हमेशा कलाकार किसी की पीड़ा को देखता है तो आत्मा से देखता है, उसको महसूस करता है कि जी, अगर ये दुख हमारे पास होगा तो हमें जी, कितनी जी। वेदना होगी। तो ये समझ जो है कहीं न कहीं हमको प्रेरित करती है कि अगर हम समाज के लिए कुछ कर सके तो करना चाहिए। और जितना भी हो सके आप किसी का सहयोग करना है किसी भी स्तर से तो करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। तो हमें जो है ये अवसर बार-बार तो मिलने वाला नहीं है। तो हम अपने जीवन को अच्छे ढंग से जिएँ और इसमें लोगों को जो है इससे देखिए एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है। जी, तो हम भी चाहते हैं कि हम समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, किसी के दुख सुख में हिस्सा लें। जी। तो और ये कहीं न कहीं जो है जागृत करती है। हमको देखकर कोई और करेगा, हम भी किसी को देखकर करते हैं, कोई हमको देखकर करेगा, उनको भी देखकर कोई करेगा। तो एक दूसरे से ये समाज में परिवर्तन होता है और समाज जो है ऊँचाइयों पर जाता है। तो स्वाभाविक है कि जब हम मानव समाज में रहते हैं तो एक दूसरे का सहयोग, प्यार, आशीर्वाद सबकी कामना रहती है। सामाजिक प्राणी है। हाँ, इसी सूत्र पे आप चलते हैं।
मेरा सवाल आधा अधूरा जवाब मिला। आप किस राजनीतिक पार्टी में विश्वास रखते हैं और आपका जो रुख है कई मंचों पर देखा गया है, राजनीति से भी प्रेरित हैं, राजनीति में भी आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सही मायने में आप अगर समाज सेवा करना चाहते हैं तो बिना कोई पद लिए और राजनीतिक मजबूती बनाए आप सही तरीके से आप समाज सेवा नहीं कर पाएंगे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत के संविधान के निर्माता बाबा डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, जो उंगली दिखाते हुए उनकी आप तस्वीर देखते हैं ना, उसका यही मतलब है, कैप्चर द टेम्पल ऑफ पावर। जी। माने उस शक्ति के मंदिर पर अधिपत्य करो जहाँ से हमारे विधि विधान बनते हैं। तो हम जब शिक्षित हैं, सामाजिक हैं, तो सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक में बड़े से बड़े काम करने के लिए, अ, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए करने के लिए आपको अ, उस बड़े मंदिर पर जाना पड़ेगा, संसद भवन में जाना पड़ेगा। जी। यानी कि एक भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र में हम सबका अधिकार है कि उस अधिकार को पाने के लिए, जो बाबा साहब ने लिखा हुआ है, उस अधिकार को पाने के लिए हम सामाजिक लड़ाई लड़ेंगे। और वहाँ पे सांसद और राज्यसभा के मेंबर जब चुन करके जाते हैं इतनी बड़ी पंचायत में, तभी हम अपने हक और अधिकार की बात कर पाएंगे। तो देखिए, हम जो है या कोई भी व्यक्ति अपने समाज, अपने देश के हित चाहता है, तो हम यहाँ घर बैठ कर के सिर्फ बात कर सकते हैं। वो हमारे हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। उसके लिए हमें जो है उस मंदिर पर अधिपत्य करना पड़ेगा। और इसके लिए हमें राजनीतिक, क्योंकि देखिए बाबा साहब ने ही कहा था कि मनुष्य का सबसे पहला काम जो है राजनीतिक होना जरूरी है। जी। हाँ, क्योंकि आप राजनीतिक देखिए, हर आदमी देखिए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और राजनीतिक होना हर व्यक्ति को जरूरी है। तो राजनीति हमारे लिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम राजनीति के माध्यम से समाज में सेवा करेंगे। हम व्यक्तिगत करते हैं, राजनीति कोई गलत बात तो है नहीं, और उसी के ही दम पर हम वहाँ जा सकते हैं। तो देखिए, पार्टी की बात जो है, पार्टी जहाँ से आपके विचार मिलते हैं, जिस भी पार्टी से, और देखिए विचार की ही लड़ाई होती है। कोई हर, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, सुहेलदेव, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, पार्टियां हैं, लेकिन सबके अलग अलग अपने विचार हैं। तो उस विचारों की लड़ाई करके जो है वहाँ अधिपत्य अपना स्थापित करना चाहता है। तो हम जो दलित, शोषित, मजलूमों की जो लड़ाई लड़ता है, जो वंचितों की लड़ाई लड़ता है, जैसे कि जो हमारे इस कतार में जो सबसे आखिरी में खड़ा है उसकी जो लड़ाई लड़ता है, उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि उसी मन से काम हो, ताकि हम सभी जो है जितने अति पिछड़े हैं सबकी बात सुनी जाए। बस, और कोई बात नहीं है। और हम अ, चाहेंगे कि आप भी बिल्कुल जो है इसके प्रति आपकी दीवानगी रहनी चाहिए। और बाकी खाना पीना, खाना सोना तो ये सबका काम है, लेकिन आपको समाज के लिए चलना पड़ेगा, आपको देश के लिए चलना पड़ेगा। यही है, सबसे पहले देश है, इसके बाद हम लोग हैं। तो इसको आप अपने जहाँ से, जिस भी पार्टी से विचार आपके बनते हैं, तो आपको उसके लिए चलना पड़ेगा। जी, आप घोसी से हैं और घोसी में ही आपका कारोबार है। घोसी में ही आपका समाज सेवा का जो कार्य है वो भी चल रहा है। तो एक सवाल बन रहा है कि स्वर्गीय श्री सुधाकर सिंह विधायक जी के निधन के बाद यहाँ की सीट जो है खाली हुई है। इसमें तमाम पार्टियां अपना अपना कैंडिडेट लाएंगी। इस घोसी उपचुनाव के विषय पर कुछ दो चार शब्द कह दीजिए। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है हमारे घोसी विधानसभा का, जो हमने जो है इतना बड़ा एक विधायक के रूप में एक जननायक नेता को हमने खोया है। इसका अपार दुख है।
क्योंकि ये तो सत्य है कि भाई देखिए, सभी एमपी, एमएलए, विधायक सब कुछ रहते हैं, सबके अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग व्यक्तिगत व्यवहार होते हैं। लेकिन जो जब से मैं घोसी में हूँ और देख रहा हूँ, माननीय विधायक जी हमारे बगल में बैठ कर के खाना खाते थे, बहुत मानते थे और ऐसे दोस्त की तरह से मिलते थे। तो उनका जाना हम लोग के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है पूरी घोसी के लिए। और अब चूंकि वो रहे नहीं, सीट रिक्त हो चुकी है, तो इसमें चुनाव होना स्वाभाविक है। 6 महीने के अंदर चुनाव होना है। तो देखिए, अब उनके बेटे जो सुजीत सिंह हैं, वो चूंकि वो 10-12 साल से उन्हीं के साथ रहते थे, उनके पद चिन्हों पर चलते आए हैं, वो ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं, तो राजनीतिक सूझबूझ उनके पास है। और सब लोग, और मैं भी चाहता हूं कि देखिए, आदमी चाहे 1 साल के लिए विधायक बने, चाहे 6 महीना के लिए विधायक तो कोई बनेगा ही। लेकिन अभी घोसी में अगर देखा जाए कि जो प्रारूप है अभी, उसके हिसाब से स्थानीय अगर कोई विधायक होता है तो ये सबके लिए बेहतर है। इसमें किसी भी पार्टी का हो, इसके लिए कोई ये नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं यही बन जाए, वही बन जाए। ये देखिए, लोकतंत्र है। अब हम तो कह सकते हैं भैया चुनाव में लड़ूंगा और चुनाव जीत जाऊंगा, हर आदमी का विश्वास होता है। वो तो वोट के माध्यम से क्लियर हो पाएगा कि आप कितने, आपको चाहने वाले हैं, कितने आपको वोट पड़े हैं। तो ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है, अब इसको हम कैसे बता सकते हैं। लेकिन जो भी होगा, मुझे लगता है कि घोसी के लिए बहुत बेहतर हमारा रहनुमा चाहिए, हमारा महबूब चाहिए। आपने देखा कि चित्रकार, फिल्म अभिनेता, समाज सेवी जोगेंद्र चौहान जी से हमारी वार्तालाप हो रही थी और आप दर्शकों के सवाल का जवाब मैंने इनसे फेस टू फेस पूछा। बहुत बेबाकी से जो है कि अपनी बातों को रखे और ऐसे ही आप लोगों को ब्लॉग वीडियो में एक न एक नाम चीन चेहरा से मिलवाने का काम करते रहूँगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए। और ये रहे आपके बीच के, आपके घोसी के होनहार नौयुवा, जो है कि नौजवान, कहिए तो कारोबारी, कहिए तो समाज सेवी, कहिए तो फिल्म अभिनेता, बहुमुखी प्रतिभा के धनी जेके चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है इनका। और आप लोग कैसे हैं कमेंट में बता दीजिए। हर वीडियो में विदाई के वक्त मैं जैसे कहता हूँ, टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।